टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो जीके जीएस की एक सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है उसको फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो धमाकेदार सीरीज चल रही है, इसके पिछले सेशन को आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया था, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के कल के स्टैट्स देख रहा था, आप लोगों के चैट्स भी मैंने देखे, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर्स किए। जो मैं आप लोगों से सवाल पूछा था उसके आंसर्स आप लोग करते जा रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं वो जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। जिन्होंने भी सेशन को यहाँ पर में स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो 200 बच्चे हैं जिन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आते से ही अपना समर्थन दिखा दिया है, उन सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट भी है। इसको देखिए, आपको बताना है कि which among the following type of soil are mostly confined to river basins and coastal plains of India। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्यादातर भारत की नदियों की घाटियों और तटीय मैदानों तक सीमित है। ठीक है, मतलब कि जो तटीय मैदान होते हैं या नदियों की घाटियां होती है, नदियां जो होती है उसके आसपास में ये मिट्टी आप लोगों को मिलती है। ठीक है, और हमारे भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं, तो बहुत सारी नदियों के आसपास में ये मिट्टी मिलती है आप लोगों को। तो कौन सी वाली मिट्टी की बात हो रही है? ये बात हो रही है आप लोगों की एलुवियल सॉइल की, जलोढ़ मिट्टी। हमारे भारत का 43% जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, जहां पर में नदी होती है उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, ये मान लो नदी है और उसके आसपास का जो एरिया वहां पर में आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चावल उगाने के लिए ये एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी होती है। ओके, इसके अलावा जूट जो होता है, पटसन जो होता है, उसको उगाने के लिए भी एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है आप लोगों की। ओके, तो ये बनती कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग। होता यूं है कि जो नदियां है जब वो पहाड़ों पे से नीचे की तरफ में आती है तो अपने साथ साथ में बहुत सारा मलबा, बहुत सारी चीजें जो है वो इरोड करके लेकर आती है। और जब बाढ़ आएंगी तो बाढ़ में ये पानी के साथ में वो सारी चीजों को डिपॉजिट कर देंगी, निक्षेपित कर देंगी। तो नदियों के पानी के निक्षेपण के कारण ये सारी की सारी मिट्टी बनती है आप लोगों की, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। आप यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से देख सकते हो बड़े स्क्रीन के ऊपर में, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर में आप देखिए नदी आ रही है। नदी जब यहाँ से आएंगी तो अपने साथ में ये जो पहाड़ है उनके छोटे छोटे कणों को उखाड़ के लेकर आएंगी ना, उसमें मिनरल्स है, और ये मिनरल्स बाढ़ का पानी जब फैलेगा इधर उधर तो उसके साथ में फैला देंगी। तो यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदान के अंदर में पाई जाती है आप लोगों की। ठीक है, आंसर होगा आपको एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के भी दो प्रकार है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि एलुवियल सॉइल जो है आप लोगों की जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है आप लोगों की उसके दो प्रकार है। एक जो मिट्टी है उसको कहा जाता है, जो आप लोगों की न्यू वाली मिट्टी है, ठीक है, उसको कहा जाता है खादर। और जो आप लोगों की पुरानी वाली मिट्टी होती है, जो ओल्ड हो चुकी होती है, उसको कहा जाता है बांगर। ठीक है, खादर जो होती है वो न्यू वाली एलुवियल सॉइल है जो अभी अभी बनी है, और बांगर जो है वो आप लोगों की ओल्ड मिट्टी है जो लंबे समय पहले बनी थी और अब उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं रह गई खादर के मुकाबले में। तो खादर और बांगर किसके प्रकार है? ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है आप लोगों की, याद रखना है, 43% एरिया में भारत के। ओके, और काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे ही पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें बताता रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था, टीआरई के अंदर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, झारखंड के एग्जाम के अंदर में भी ये आप लोगों का जो है ओके, आप लोगों के एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है झारखंड के अंदर में, और DSSB के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में, सारी जो भी आप लोगों की जीके जीएस जिसमें आता है उनमें सभी में इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्लास बिहार जो स्वराज है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लोकमान्य तिलक की जो है मृत्यु कब हुई थी। कितने बच्चे हैं जिनको याद है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। 400 बच्चे यहाँ पर में फ्रेंड्स इतना स्पीड में जुड़ चुके हैं, आप लोगों ने जो है लाइक की बौछार यहाँ पर में कर दी। जल्दी जल्दी से यहाँ पर मेरे को भी बताते रहिए कि लोकमान्य तिलक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि 1 अगस्त, ठीक है, कौन सा था वो साल? 1920। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी लगाने वाले कि ये घटना कब घटी, ये घटना कब घटी, ये घटना कब घटी। तो 1 अगस्त 1920 जो है लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था। और फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी ने, उनके साथ में जो है शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, ये जो दो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी कंधा दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। मौलाना हसरत मोहानी जो थे, उन्होंने
शोक गीत पढ़ा था लोकमान्य तिलक के, जो जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय में। ठीक है, चलिए, तो लोकमान्य तिलक के बारे में और क्या जानते हो आप लोगों को बता देता हूं मैं। DSSB TGT में क्वेश्चन आया था कि केसरी और मराठा नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने कब चालू किया। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि केसरी एंड मराठा ये जो न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किए थे? लोकमान्य तिलक ने। कब किए थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1881 के अंदर में। सभी लोग लिखेंगे केसरी और मराठा नाम के अखबार कब निकाले थे इन्होंने? केसरी और मराठा नाम के अखबार निकाले थे 1881 के अंदर में। DSSB TGT के अंदर में आ चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आप लोगों का, TGT फीमेल वाले शिफ्ट के अंदर में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बिहार में पूछ ले, DSSB में कहीं पे पूछ ले, या कोई और एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ ले जहां पर में भी आप लोग आगे जाकर एग्जाम देने वाले हो। यूपी की जो आप लोगों की पुलिस की एग्जाम है, या फिर आपको RO की एग्जाम है वहां पर में पूछ ले, बिहार SSC में पूछ ले, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर आऊंगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने ये नारा दिया था। राजा राम मोहन रॉय ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। तो राजा राम मोहन रॉय इनमें से किस संस्था के संस्थापक है? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्राह्मो समाज की। ओके, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है विवेकानंद जी। ठीक है, और प्रार्थना समाज जो है फ्रेंड्स आत्माराम पांडुरंग, ये याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र के अंदर में बॉम्बे प्रांत में इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्राह्मो समाज कलकत्ता के अंदर में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 के अंदर में स्थापित किया गया था। ब्राह्मो समाज से पहले उन्होंने कौन से वाले समाज की स्थापना की थी? ये भी आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है, ब्राह्मो समाज से पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये यूपी TGT वाला जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें आया था आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, उसके बाद में ब्राह्मो समाज बना। आत्मीय सभा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 1815 के अंदर में उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। ब्राह्मो समाज बाद में स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत के अंदर में सर्वाधिक वीरता जो है, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। देखिए ये सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं हमारे भारत के अंदर में वीरता के लिए दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गैलेंट्री, सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार कौन सा है जो दिया जाता है भारत के अंदर में? तो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता का जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, वो है परमवीर चक्र। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, परमवीर चक्र। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। और इसको जो है ना फ्रेंड्स, पीछे जाकर पहला ही जो अवार्ड दिया गया था आपका, ठीक है, वो पीछे जाकर दिया गया। पीछे जाकर इन द सेंस 1947 में एक हमारे जो सेना अधिकारी थे जिन्होंने भारत की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी थी पाकिस्तान के युद्ध के साथ में, बड़गांव का युद्ध हुआ था उसके अंदर में। ठीक है, तो उनको परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आया था यूपी कांस्टेबल के अंदर में 2020 में। आज ही मैंने यूपी परीक्षा वाला जो चैनल है ना उसके ऊपर में पढ़ाया भी है इसको। बताइए यहां पर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो आप लोगों से सबसे पहले जो सम्मानित व्यक्ति थे, प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, वो थे सोमनाथ शर्मा। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। इनकी मृत्यु जो है 1947 के अंदर में, 1947 के अंदर में पाकिस्तान से लड़ते लड़ते हो गई थी। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में, तभी जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। श्रीनगर को बचाते बचाते ये घायल हो गए थे। घायल होते हुए भी इन्होंने लड़ाई जारी रखी जब तक कि इतने ज्यादा घायल नहीं हो गए कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। अगर ये नहीं होते तो श्रीनगर के ऊपर में, जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में पाकिस्तान का कब्जा हो गया होता। और जैसे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बड़ा सा हिस्सा जो है हमारे भारत का, ठीक है, ये यहाँ पर में एक बड़ा सा हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करवा लेता, ठीक है, कब्जे में ले लेता अगर ये नहीं होते। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है फ्रेंड्स 1950 के अंदर में जाकर उनकी 1947 में मृत्यु हो गई थी। तो क्या उनके परिवार वालों को सम्मान दिया गया उनके नाम से। तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा थे। सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है ये। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी कांस्टेबल के अंदर में आ चुका है, आगे में भी कभी भी किसी भी और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वाली आपकी, ठीक है, वार्म ओशियन करंट है? ठीक है, वार्म ओशियन करंट, गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग यहां पर में।
तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, कौन सी वाली गर्म जलधारा नहीं है बोल रहा है यहाँ पर में, फ्लोरिडा, अलास्का, कैनरी करंट, अगुलहास करंट। सुपर टेट के अंदर में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, कैनरी करंट, ये आप लोगों का कोल्ड करंट है। कैनरी करंट और लेब्राडोर दोनों जो है कोल्ड करंट है आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को एक मैप के थ्रू दिखाऊं यहाँ पर में, तो आप देख सकते हो ये है आपका गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा है। अलास्का करंट गर्म जलधारा है आप लोगों की, ठीक है। अगुलहास करंट हिंद महासागर के अंदर में गर्म जलधारा है आप लोगों की। वही अगर कैनरी की बात करोगे तो आप देखिए यहाँ पर में ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है कैनरी। कैनरी करंट और लेब्राडोर बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली ये तीन, ठीक है, कैनरी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। तो कैनरी करंट और लेब्राडोर करंट, करंट इन द सेंस समुद्र की जलधारा है, ये दोनों ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। वही अलास्का करंट, अलास्का के ये जो यूएसए का ये वाला पार्ट है ना अलास्का, उसके पास से बहता है, तो ये अलास्का करंट जो है आप लोगों का गर्म जलधारा है, ठीक है। ब्राजील करंट, ब्राजील गाना सुनते ही आप लोगों के अंदर में गर्मी आ जाती है, जोश आ जाता है, तो ब्राजील जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये याद रखना है गर्म जलधारा है। अगुलहास करंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिंद महासागर की जलधारा है ये अगुलहास करंट, ठीक है, गर्म जलधारा है। तो प्लीज इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप लोगों के, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, हमने देखा अच्छा फ्लोरिडा करंट आप लोगों को बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स फ्लोरिडा कहां पर में, यहां पर में ना एक राज्य है अमेरिका का, फ्लोरिडा नाम का राज्य है। तो यहां से एक जो है धारा बहती है, ओके, ये गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा फ्लोरिडा के पास से बहती है, इसी वजह से इसको फ्लोरिडा करंट के नाम से जानते हैं। फिर बाद में ये गल्फ स्ट्रीम में जाकर विलीन हो जाती है। तो फ्लोरिडा करंट भी एक तरीके की गर्म जल धारा है आपकी, ओके। तो फ्लोरिडा करंट, अलास्का और अगुलहास गर्म है। कैनरी जो है ये कोल्ड है, ये अपने आप में, अगर आपको बाकी नहीं भी पता होता तो कम से कम आप लोगों को जो है फ्रेंड्स लेब्राडोर, कैनरी और गल्फ स्ट्रीम ये पता होना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगुलहास करंट, अगुलहास करंट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर्स लगाते रहिए, जितने भी लोग कमेंट में आंसर कर रहे हैं चारों के चारों लिख दीजिए आप लोग। अच्छा मेरे को ये बताओ कि कौन सा वाला जो है कौन कौन से महाद्वीप, कौन से महासागर में है, ठीक है। फ्लोरिडा करंट कौन से महासागर में, अलास्का कौन से महासागर में, अगुलहास और कैनरी करंट बता सकते हो क्या आप लोग? मैप आप लोगों को देता हूँ, मैप देखकर बताओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैप देखो यहाँ पर में और इसका आंसर करो आप लोग। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसका आंसर कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग, जल्दी बताइए। कौन सी वाली धारा कौन से वाले महासागर में आप लोगों को दिखाई दे रही है? अगुलहास करंट कहां पर में है? हिंद महासागर में, सभी लोग लिख देंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट, कैनरी, ये तीनों के तीनों लिखो आप लोग। ये जो है अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक महासागर में। और ये अलास्का करंट प्रशांत महासागर के अंदर में है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपसे पूछे जाते हैं अक्सर आपसे, इसी वजह से इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां पर में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राज्य है जिसे कुशासन के आधार पर हटा दिया गया था। कुशासन के आधार पर यह बोला गया कि इसमें कुशासन हो रहा है, ठीक है, कुशासन के आधार पर हटा दिया गया। तो बताइए कौन सा वाला राज्य था जिसको कुशासन के नाम पे हटा दिया गया, कि वहां पर में मिस गवर्नमेंट हो रहा है। 1856 की बात है, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। उन्होंने अवध के ऊपर में आरोप लगाया कि अवध के जो नवाब है, नवाब वाजिद अली शाह, वो अवध को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। वो अपने दरबार के अंदर में दादिन धिन्ना, मतलब वो कथक और कवाली पता नहीं क्या क्या वो सब चलता रहता था उनके दरबार में, ठीक है, उसी में व्यस्त रहते थे, ओके। तो अवध जो है उसको मिस गवर्नेंस के आरोप में जो अंग्रेज थे उन्होंने हथिया लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और अवध के नवाब को जो है उन्होंने कलकत्ता डिपोर्ट कर दिया, कलकत्ता भेज दिया था लखनऊ से उठा के अवध, ठीक है। 1856 लॉर्ड डलहौजी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो इसके अंदर में क्या बोला गया आप लोगों को, आप लोगों से कहा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि 1905, 1916, 1907, 1911 कौन कौन सी घटना कब कब घटी थी, ये बताते जाएंगे आप सभी लोग। मतलब आप लोगों ने जोड़ियां लगानी है जिस साल में जो घटना घटी होंगी उससे जो है रिलेट करते हुए। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे ही आप लोग जो है आंसर्स करते रहिए कंटिन्यूअसली, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं।
ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 1905 के अंदर में क्या हुआ था, तो बंगाल का बंटवारा हुआ था 1905 के अंदर में। लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। तो एक ही जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगनी है और एक ही जोड़ी 4 के साथ में एक ही जगह पे लगी है। आंसर तो आपका आ गया है, बट हम लोग आगे में भी देखेंगे। 1907 के अंदर में क्या हुआ था, 1907 के अंदर में सूरत स्प्लिट, कांग्रेस के अंदर में विभाजन हो गया था। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे 1907 के अंदर में। तो जो सी है उसकी जोड़ी लगने वाली है 2 के साथ में, तो आप देख सकते हो सी की जोड़ी 2 के साथ में लगी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1911 है, तो 1911 के अंदर में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में गाया गया था। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। डायरेक्टली पूछ सकते हैं, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 1911 के अधिवेशन के अंदर में गाया गया था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ओके गुड। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1916 का जो सेशन था वो उसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता। किसके किसके बीच में हुआ था लखनऊ समझौता, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स है आप लोगों के, आप लोगों ने क्या करना था, अच्छे से इसको याद रखना था कि भाई कौन सी घटना कब कब घटी थी आप लोगों की, ठीक है। तो एक बार मैं जो है फ्रेंड्स फिर से आपको समझा देता हूँ और लास्ट में क्वेश्चन फिर से लगा दूंगा ताकि आप लोग रिवीजन के तौर पर इसको आंसर कर सके। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ नरम दल गरम दल के अंदर में, 1911 में जो है नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था, कहां पर में, कलकत्ता में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उस समय में पता है आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 1911 में जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में। बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर उस समय में जो है अध्यक्ष थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। पहली बार जनगण मन जब गाया गया था उस समय में, बिशन नारायण धर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और 1916 के अंदर में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसके अंदर में लखनऊ समझौता साइन हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों जो करेक्ट वाली सूची है वो यहाँ पर में आप लोगों को मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान सीरी नाम का शहर किसने बनवाया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली के अंदर में काफी सारे शहर बने। अगर मैं बात करूं यहाँ पर में, एक शहर था आपका पुराना वाला जिसको दिल्ली है कुन्हा कहा जाता है, दिल्ली ए कुन्हा। ये जो है बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को एक शहर मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर में, ठीक है, सीरी। ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला एक शहर था, ठीक है, जो दोनों शहरों को जोड़ता था। ये शहर का नाम था जहां पन्हा। क्या नाम था, जहान पन्हा नाम का शहर। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो ये तीनों के तीनों शहर याद रखो आप सभी लोग। दिल्ली है कुन्हा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पुराना वाला शहर दिल्ली का। उसके बाद में फ्रेंड्स सीरी नाम का शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और दोनों शहर को जोड़ने वाला जो शहर था वो था जहांपनाह, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो सीरी पूछा है इसमें से, तो अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। सभी लोग कमेंट्स के अंदर में आंसर्स करते रहिए जल्दी जल्दी से। और जितने भी लोग यहाँ पर में सेशन में जुड़े हुए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि इसी तरीके से एनर्जी के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था फ्रेंड्स जो है सीरी। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके बारे में बताना चाहूंगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहलवाता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को जो है पता है आप लोगों को, ठीक है, सेकंड सिकंदर ए सानी कहलवाता था। सिकंदर ए सानी, याद रखना है आप सभी लोगों ने। सेकंड सिकंदर द्वितीय अपने आप को कहलवाता था ये सिकंदर ए सानी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। सिकंदर ए सानी किसका नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर ए सानी। नाउ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, किसने लिखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक है वैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, लेकिन जनरल नॉलेज के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने चाहिए आप लोगों का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग आंसर क्या है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये जो बुक है फ्रेंड्स बहुत फेमस बुक है और ये लिखी है जॉन मेनार्ड कीन्स ने, ठीक है। कीन्स जो है ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आप लोगों को याद रखना है, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी
इसमें लिखी, जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है रोजगार उत्पन्न हो सकता है, मनी कैसे वर्क करती है, कैश फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है जॉन कीन्स ने बताया। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी बुक्स पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। जो लोग एडम स्मिथ लगा रहे हैं, भाई एडम स्मिथ नहीं है। ठीक है, जो है यहाँ पर मैं आंसर होगा आप लोगों का कीन्स। ठीक है, जॉन कीन्स। ठीक है, एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कामिनी जी आज क्लास है 9 बजे आपकी, ठीक है, 9:30 बजे आपकी ऐप के ऊपर में भी। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच बैटल वाज फाउट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब्स एंड मुगल एम्पायर। नवाब्स कौन थे, देखो यहाँ एस लगा है, मतलब नवाबों का कंबाइंड फोर्स। तो दो नवाब थे, एक बंगाल के थे, ठीक है, मीर कासिम, और दूसरे थे सुजाउद्दौला आपके अवध के नवाब उस समय के। तो अवध के नवाब, बंगाल अवध के नवाब, और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय, इन्होंने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन सी लड़ाई लड़ी थी 1764 के अंदर में, बताओ। तो 1764 में जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है, कौन जीता था इसके अंदर में, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, और मेन जो रोल था इसके अंदर में वो था बंगाल के नवाब मीर कासिम का, जो हार गए थे इसके अंदर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप लोगों को बता दिया, मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब थे उस समय में, जो हार गए थे। हमारे भारत का लगभग जो है 43% जो कवर है वो कौन से सॉइल से घिरा हुआ है, कौन सी मिट्टी है हमारे भारत के ज्यादातर इलाके के अंदर में। 43% जो एरिया है हमारे भारत का वो इस मिट्टी से घिरा हुआ है। जल्दी बताएंगे आप सभी लोग आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप सभी लोग जो है आंसर्स करते रहेंगे। देखिए तो भारत का मैक्सिमम पार्ट जो है आप लोगों का ये एलुवियल सॉइल, जो जलोढ़ मिट्टी है उससे घिरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता है बाढ़कृत मैदान के अंदर में बनती है, नदी के अंदर में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी इधर उधर फैल जाता है, और बाढ़ के पानी के साथ में जो आप लोगों का मटेरियल बह के आया है वो डिपॉजिट हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। इसकी वजह से ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल, भारत का ज्यादातर हिस्सा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, लगभग 43%। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, तबाकत नासिरी नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए। तबाकत नासिरी, ठीक है, तबाकत ए नासिरी नाम की पुस्तक देखिए, तबाकत नासिरी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताया हुआ है कि ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, और ये पुस्तक के अंदर में आप लोगों को बिहार का रेफरेंस मिलता है, बिहार के बारे में जानकारी मिलती है कि बिहार जो है उसका नाम बिहार कैसे पड़ा, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था, ये सारी की सारी बात इसके अंदर में तबाकत नासिरी के अंदर में लिखी गई है। मिनहाज सिराज जो थे उन्होंने ये बुक लिखी, ये याद रखना आप लोगों ने। अमीर खुसरो को भारत का क्या कहा जाता है, ये आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा, तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो तबाकत नासिरी मिनहाज सिराज ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद, अमीर खुसरो को। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, मिनहाज सिराज जो थे तबाकत नासिरी लिखी उन्होंने। उसके बाद में अमीर खुसरो की बुक की बात करूं मैं तो तुगलकनामा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये आप लोगों को पता है ना, थोड़े दिन पहले मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि तुगलकनामा किसने लिखी है, तो तुगलकनामा आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो ने लिखी है। उसी समय आपको बताया भी था तुगलकनामा के समय में कि अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद कहा जाता है। खजैन उल फुतू, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, खजैन उल फुतू इन्होंने लिखी है। किरान उस सादीन। बाकी आप लोगों से जो है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पूछते हैं वो पूछते हैं तुगलकनामा। ठीक है, तो तुगलकनामा किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है फतवाए जहांदरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फतवाए जहांदरी किसने लिखी है, ओके। और तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताबुल रेहला, जिसको रेहला भी बोलते हो आप लोग, सिंपल भाषा में रेहला भी बोलते हो।
एक बार रिवीजन करें क्या जल्दी जल्दी से हम लोग इस पॉइंट का? ठीक है, रेडी हो आप सभी लोग? एक बार कराओ आप लोगों को रिवीजन। ठीक है, पूछता हूं आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है उसको पूछ लेता हूं यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लिख के आप लोगों से। आप लोग जो है कमेंट करके बताना मुझे। ओके चलो, मिनहाज सिराज की कौन सी वाली बुक के बारे में अभी हम बात कर रहे थे? मिनहाज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज या मिनहाज ए सिराज बोलो, एक ही बात है वो। मिनहाज उस सिराज बोलो या मिनहाज ए सिराज, एक ही बात है। कौन सी वाली बुक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? जो भी आप लोगों को स्पेलिंग आती है, जो ध्यान आता है वो लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ठीक है, दूसरा वाला कि तुगलक नामा किसने लिखी है? तुगलक, तुगलक नामा किसने लिखी है आप लोग बताइए। ओके, उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी किसने लिखी है? तो फतवा ए जहांदरी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि रेहला नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और आपके हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर में आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी से। एक एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर में आ जाए। और मैं चैट रेट भी देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली, चैट रेट जो है बढ़ते रहना चाहिए आप सभी लोगों का। ओके चलो, बहुत खूब, 550 बच्चों ने अभी तक लाइक कर दिया फ्रेंड सेशन को। जल्दी जल्दी से बाकी के जितने भी बच्चे बचे हुए वो भी सेशन को लाइक करते रहेंगे, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में हम लोग करते रहे सेशन को। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, मिनहाज सिराज जो है फ्रेंड्स, उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, तबाकत ए नासिरी, तबाकत, तबाकत ए नासिरी, ठीक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, खुसरो, ओके। और फतवा ए जहांदरी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी लिख देता हूं मैं यहां पर मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में, जियाउद्दीन बर्नी। रेहला जो है इब्न बतूता ने लिखी थी, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है कहां से आया था? मोरक्को से आया था, नॉर्थ अफ्रीका का देश मोरक्को से। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स थी आप लोगों की जो हम लोगों ने यहां पर में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है? आप लोगों को जो है फ्रेंड दो चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। सबसे अधिक घनी आबादी कहां पर में रहती है भारत में? और दूसरा वाला आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे कम घनी आबादी कहां पर। घनी आबादी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एरिया जो है बड़ा है और लोग कम रहते हैं, तो डेंसिटी कम है। एरिया जो है कम है लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा घनी आबादी है, बहुत पास पास में, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। तो कम, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है अरुणाचल प्रदेश। केवल 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं वहां पर में, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है आप लोगों का, तो बिहार है, 1106, ठीक है, पर्सन हर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। राज्य की बात कर रहा हूं मैं, यूनियन टेरिटरी की नहीं है, राज्य की। तो राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य है आपका बिहार, और सबसे कम जो है जो घनत्व वाला राज्य जो है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों के दोनों याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले पॉइंट से ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका, देखो, माउंट विंसन, माउंट मैसिफ, माउंट एल्ब्रस, माउंट एकोनकागुआ, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, ठीक है, जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है। उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन। कितने लोगों का सही आंसर था बता दीजिए, ठीक है, माउंट विंसन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में अलग अलग जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये है साउथ, आपका अंटार्कटिका साउथ में, माउंट विंसन इसकी सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की। वैसे माउंट एकोनकागुआ कहां पर में, ये क्वेश्चन आता है, कौन से वाले महाद्वीप में दिख रहा है आप लोगों को? चलिए विजुअल टेस्ट आप लोगों का लेते दिखते, कितने लोग यहाँ पर में आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये कौन सा महाद्वीप है? ठीक है, माउंट एकोनकागुआ जहां पर में है, तो माउंट एकोनकागुआ है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो, ये भी पूछा जाता है। और आपको माउंट एवरेस्ट तो पता ही है, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो जो जो हमने देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है आप लोगों की माउंट विंसन। हमने देखा कि माउंट एकोनकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एल्ब्रस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रस यूरोप के अंदर में। वैसे रशिया में आता है, रशिया दोनों महाद्वीप में ना, रशिया तो फैला हुआ एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो रशिया का जो भाग यूरोप में आता है उधर साइड वाले में है माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है।
और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने थे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है, कौन सा वाला सही तरीके से सुमेलित नहीं है। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों के, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओके वो पहला ही हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स ये गंगा की सहायक नदी है, महानदी की थोड़ी है ये। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर में इस तरीके से कि अमरकंटक से जो है यहाँ पर में सोन नदी निकलती है और यहाँ पर में जो है पटना के पास में जाकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन गंगा की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। तो पहला ही वाला गलत है। ठीक है, तो ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पर मैं मोर देन वन ऑफ दी अबोव भी दिया है, इसी वजह से पता होना चाहिए आपको। चंबल यमुना की है, मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी है, और चेनाब, चेनाब रावी जो है रावी ब्यास सतलज ये सब इंडस सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो बाकी सब सही है, केवल पहला वाला गलत है। तो आपसे कौन सा वाला सही नहीं है ये पूछा था ना, तो पहला वाला सही नहीं है। सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ये पता होना चाहिए आपको, सोन गंगा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं आप लोगों को एक बार जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों का आंसर आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं उस आंसर को जो है जल्दी से छुपा लेता हूं। ठीक है, चलिए चलिए आपको बताना है जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, विच बुक वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, शाही अल बुखारी, तारीख फिरोज शाही, फुतुहस सुल्तानी, या किरानुसुदैन। ठीक है, तो ये किरानुसुदैन जो है ये फ्रेंड्स ये स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, ये किरानुसुदैन जो है आप लोगों का ये लिखी गई है आपके अमीर खुसरो के द्वारा। तो तारीख फिरोज शाही ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखिए। तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदरी, ये दोनों के दोनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही नाम की पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, फिरोज शाही और फतवा जहांदरी दोनों ही बुक इनकी है, तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, नाउ मैं अब आप लोगों से जो है फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, उसके भी आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर में आप लोगों के लिए है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इन विच ईयर पाटलिपुत्र वॉज रीनेम्ड एज पटना। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब किया गया है? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स पटना जो है ना आप लोगों का, पाटलिपुत्र का पहले जो है इसको पटना के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से मतलब पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते थे। पाटलिपुत्र के अलावा और भी बहुत सारे नामों से इसको जाना गया है, कुसुमपुर हो जाए आप लोगों का, इवन जो है फ्रेंड्स अजीमाबाद के नाम से भी इसको जाना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि जो है एक समय ऐसा आया जब पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया गया। कौन सा शासक था जिसने इसका नाम पटना किया था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको पटना शहर का संस्थापक भी मानते हैं, वैसे पटना शहर और पहले से ही था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स पटना शहर का संस्थापक उसको माना जाता है। बता सकते हो आप लोग किसकी बात हो रही है यहाँ पर में? तो 1541 के अंदर में शेर शाह सूरी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है। शेर शाह जो सूरी था उसने क्या किया था, पाटलिपुत्र का नाम ठीक है यहाँ पर में पटना कर दिया था। पटना बेसिकली उसका नाम किया था उन्होंने। ठीक है, 1541 के अंदर में शेर शाह सूरी के समय काल के अंदर में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पटना का और भी बहुत सारे नाम रहे, जैसे पटना और पाटलिपुत्र आपको पता है, कुसुमपुर भी इसको कहा जाता है, कुसुमपुर। ठीक है, अजीमाबाद भी इसका नाम पड़ा था एक समय में, मुगलों के समय में अजीमाबाद भी इसका नाम था, इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इसको पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पपुर। ठीक है, कुसुमपुर बोलो, पुष्पपुर बोलो। ठीक है, इसको आप लोग जो है कई बार पाटली ग्राम के नाम से भी जानते हो, पाटली
ग्राम, पाटलिपुत्र है ना, पाटली ग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है कई बार। पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ठीक है, पटना, ये सब एक ही जो है नाम है आप लोगों के, पटना शहर के ही नाम है। ओके, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने भी इस सेशन को पूरा अच्छे से देखा होगा वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से जो है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा देगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए, इंपॉर्टेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि पहली बार जन गण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये भी आप लोग बताओगे। आपको स्टार्टिंग से बताया है मैंने, एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर में हम लोगों ने बात की है इस बारे में। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को बता दूं कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको सबसे पहले 1911 के अंदर में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में गाया गया, और उस समय में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे बिशन नारायण धर। ठीक है, धर थे वो, डार नहीं थे, धर थे, धर, बिशन नारायण धर। ओके, गांधी जी कहा 1987 के अंदर में, ठीक है, अध्यक्ष बनेंगे। दादा भाई नौरोजी जो है मद्रास सेशन के अंदर में अध्यक्ष नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। ठीक है, और नेहरू कहाँ से आ गया 1885 के अंदर में। पहली बात तो वहां पर मैं अध्यक्षों की जोड़ी गलत लगी, एक ही जगह है जहां पर मैं अध्यक्षों का नाम और ये जो जोड़ी है वो सही तरीके से लगी हुई है आप लोगों की। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आप लोगों को ये याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन वो भी आप लोगों को करवा देता हूं मैं, ताकि आप लोग नेक्स्ट जो है टाइम से अगर कभी आप लोग ये क्वेश्चन देखे तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ कश्मीर इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, ये आप लोग आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो अकबर ऑफ कश्मीर या कश्मीर के अकबर के रूप में किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है गयासुद्दीन जैन उल आबिदीन। ठीक है, गयासुद्दीन जैन उल आबिदीन जो है इनको कहा जाता है। और जैसे अकबर जो है फ्रेंड्स दयालु थे और इन्होंने सर्वधर्म संभाव का जो है वो नारा दिया था अकबर ने, उसी तरह से जो है फ्रेंड्स ये भी थे आपके। ठीक है, ओके, गयासुद्दीन जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन आप लोग याद रख लीजिए, कश्मीर के 8वें नंबर के सुल्तान थे। ठीक है, कश्मीर सल्तनत के 8वें नंबर के सुल्तान, और बेसिकली ये अकबर के भी पहले हुए हुए हैं। ठीक है, अकबर के भी पहले थे, लेकिन बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि अकबर के साथ, अकबर के बाद में आने के बावजूद भी अकबर के साथ में तुलना जब इनकी की गई इतिहासकारों के द्वारा, तो बोला गया कि भाई ये तो कश्मीर का अकबर था करके। उन्होंने काफी सारे कैनल्स बनाए, इवन जजिया जो टैक्स था, जैसे अकबर ने जजिया टैक्स हटा दिया था, वैसे ही ये जो गयासुद्दीन जैनुल आबदीन थे उन्होंने भी क्या किया था, जजिया टैक्स हटा दिया था, जजिया टैक्स एबॉलिश कर दिया था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों इसको आई होप आपने अब याद रख लिया होगा। सभी लोग लिख दीजिए अकबर। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख देंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग जो है सभी लोग अपने अपने तरीके से जल्दी से यहाँ पर में बताइए, यहाँ पर में। ठीक है जी, और आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि जैसे हमारे जो है ये हमारा 5th नंबर का जो है टॉपिक है, अगर हमारे जैसे 7 जो है टॉपिक्स हो जाते हैं, तो सातों के सातों टॉपिक्स की एक टेस्ट ली जाए आप लोगों की। ठीक है, 50 क्वेश्चन की पोल के साथ में धमाकेदार टेस्ट ली जाए। कितने लोग चाहते हैं वो बता देंगे मुझे। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो जल्दी से जो है फ्रेंड्स इस तरीके के हम लोग जो है टेस्ट ले सकते हैं। आप लोग बता दोगे जितने भी लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं
इसकी, तो आपको पता है कि 1905 के अंदर में बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये आप लोगों ने लिख देना था, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सभी के सभी लोग, ठीक है। 1907 के अंदर में कांग्रेस में स्प्लिट हुई थी, ये सेशन कहां पर में हुआ था, स्प्लिट जब हुई थी कांग्रेस की, ये सेशन हुआ था सूरत के अंदर में। 1911 में नेशनल एंथम जो है वो गाया गया था, कौन सा अधिवेशन था, कौन से जगह पे हुआ था ये अधिवेशन, जल्दी बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर में लखनऊ समझौता साइन किया गया था 1916 के अंदर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ओके, मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चाहते हैं आप लोगों के जो है कि भाई आपका इस तरीके से एक जो है टेस्ट हो जाए आप लोगों की। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसी एक टेस्ट जिसके अंदर में जो 7 सेशन होंगे हमारे, उनको हम लोग यहाँ पर में करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, पिछले वाले जो सेशंस है उन सभी सेशंस को जो है आप लोग उन सारे सेशंस को आप लोग रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दीजिए आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आज का आप लोगों का बेसिकली सेशन था। अगर आप लोग चाहो तो मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जैसे कि सीरी नाम का शहर जो है उसकी स्थापना किसने की थी, ये आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। सीरी नाम का शहर, ठीक है, जहान पन्हा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, जहान पन्हा जो है किसने की थी, आपको बताना है कि सिकंदर ए सानी किसने उपाधि ली थी। जो बच्चे ने पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा वो इसका आंसर कर पाएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी, जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग। ओके, चलो, इसके अलावा बताइए आप लोग कि सोन नदी जो है वो कौन से नदी की सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी किसकी सहायक नदी है ये, क्योंकि इस पर मैंने क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, तो आप लोगों को याद होना चाहिए किसकी सहायक नदी है, ये बता देंगे मुझे, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए कि कैनरी करंट कैसी धारा है, कैनरी ठंडी है, वार्म है या फिर कोल्ड करंट है, आप लोग बताइए, वार्म है या कोल्ड है कैनरी करंट, कैनरी जलधारा कौन से वाले महासागर के अंदर में है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा वाला महासागर है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, कॉन्टिनेंट कौन सा महाद्वीप है, बताएंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और आपका चैट रेट एकदम फास्ट तेजी से बढ़ना चाहिए, सेशन को लाइक भी करते चलिए फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को पढ़ाते समय कहीं पे भी मेरी एनर्जी के अंदर में कमी नहीं आ रही है, तो आप लोगों की एनर्जी में कैसे कमी आ सकती है, आप लोग जानते हो। आप लोग अगर ये समय चला गया ना आप लोगों का, जब मेहनत करने वाला समय है, जब आप लोग कुछ कर सकते हो, तब आप अगर मान लीजिए कुछ नहीं करते हो, तो जब समय नहीं रहेगा तब आप पछताओगे। क्योंकि फ्रेंड्स आज जो आया है ना, आप लोग सोचते हो कि कल कर लेंगे आगे कर लेंगे, क्योंकि जो आज आया है वो भी कभी ना कभी तो कल था, वही कल तो है आज बन के आया आपके लिए, फिर कल के ऊपर में टालोगे, फिर वो कल आज बन के आएगा आपका। तो आज ही करना है, जो करना है वो आज करना है, आज होगा तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे आप लोग। अगर आज करोगे तो सक्सेसफुल होंगे, कल कभी नहीं आता, केवल और केवल आज आता है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। क्योंकि आप देख लीजिए पिछले कई सालों से कई सारी चीजें होंगी जो आप कल पे टालते गए और वो कल कभी आया ही नहीं, हमेशा आज आया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चंस है आप लोगों के, इसके आंसर्स अभी के अभी टाइप कर दीजिए सभी के सभी लोग। हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, जितने लोग चाहते हैं, ठीक है, कि आप लोग की टेस्ट हो जाए, वो मेरे को कमेंट करके तो साथ बताएंगे ही। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट जो है वो भी आपको पिन कर दूंगा और साथ में, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप्स है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है फास्ट फॉरवर्ड उसकी रिवीजन कर सके। तो जल्दी से रिवीजन कमेंट में आंसर कर करके रिवीजन करते जाइए उनकी। मैं एक 50 क्वेश्चन की आपकी एक टेस्ट लूंगा जिसमें हम लोग फास्ट क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कितना आप लोगों ने सीखा है। ये मौके है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अपने आप को निखारने के, मेहनत करके आगे बढ़ने के। मैं आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूं, यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं आपको, जहां पर मैं आप लोग पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, खेल खेल में पढ़ाई हो जाएंगी। याद रखिए, अगर आप नहीं करोगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं वो आपसे आगे तो निकल ही रहे हैं, वो तो निकलेंगे। तो ये मौका है, डबल मेहनत करो और आगे निकलो आप लोग यहाँ पर में जल्दी से, ठीक है। तो 7 ये 5 हो गए हैं, 2 सेशन और होंगे, उसके बाद में मैं एक आप लोगों की 50 क्वेश्चन की टेस्ट लूंगा, देखते हैं कि कितने लोग उसके अंदर में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो आज से ही लग जाइए, पूरे पिछले 5 सेशन को जो है आज का मिला के जो है आप लोगों का 5 के 5 सेशन को रिवाइज कर लीजिए, ताकि कल और परसों वाला सेशन आप लोग वही के वही रिवाइज करके टेस्ट अच्छे से दे सके, ठीक है।
चलिए जी हाँ, आरओ एआरओ के अंदर में भी आप लोगों का होगा। और मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3.0 के लिए जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, टीआरई 3.0 बिल्कुल होगा फ्रेंड्स आपका, क्योंकि वो बीपीएससी को सौंप दिया गया है बीपीएससी के कैलेंडर में। आप मुझे बताइए, कोई भी सरकार की एग्जाम, कोई भी जो है सरकार हो, क्या पीसीएस की एग्जाम नहीं होती? होती है, क्योंकि वो जो है एक संवैधानिक निकाय है आप लोगों का। चाहे यूपी पीसीएस हो आप लोगों का, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप लोगों का एमपी पीसीएस हो, आप लोगों का एमपीएससी हो, आप लोगों की कर्नाटक की हो, चाहे तेलंगाना की हो, तमिलनाडु की, पीसीएस एग्जाम संवैधानिक निकाय है। आपकी टीचिंग की कराने की जिम्मेदारी आपके बीपीएससी को सौंप दी गई है, जो संवैधानिक निकाय है उसने अपने कैलेंडर में शामिल कर लिया है। मतलब एग्जाम होंगी, चाहे वैकेंसी कम निकाले, कंपटीशन आपका बढ़ जाए, लेकिन आप लोगों की एग्जाम होंगी। संवैधानिक निकाय के कैलेंडर में बकायदा उसको डाला गया है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। ये चीज याद रखिए आप सभी लोग। अब आप सोचिए कि आप कोशिश करने वाले बनना चाहते हो या फिर आप इंतजार करने वाले बनना चाहते हो, क्योंकि जब वो समय आएगा ना आप लोगों का, जब आपका रिजल्ट वाला दिन आएगा, जब पेपर का दिन रहेगा और उसके बाद में रिजल्ट आएगा आप लोगों को, तब आप सोचोगे कि काश उस दिन जब जानी सर समझा रहे थे तो उस दिन समझ लिया होता, तो आज खुशियों वाला माहौल होता। वो माहौल नहीं होता कि यार काश मेहनत कर ली होती। काश चाहिए या आकाश चाहिए, आज डिसाइड करना है, क्योंकि कल नहीं आएगा, जो भी आएगा वो आज ही आएगा आपका। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की जो टेस्ट की लिंक है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो टेस्ट है उसको अच्छे से दे सके।